नमस्कार दोस्तों, करियर कंपटीशन टाइम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एसएससी से संबंधित सरकारी नौकरी को समझेंगे कि अगर आप सरकारी नौकरी एसएससी के थ्रू करना चाहते हैं, क्योंकि केंद्रीय स्तर पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकालने वाली एसएससी भी आती है। जैसे रेलवे, बैंक, इस सब के बाद एसएससी का भी नंबर होता है जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकालती है। और एसएससी के थ्रू आप देश विदेश कहीं भी नौकरी कर सकते हैं। जैसे भारतीय सरकार के द्वारा जो उच्चायुक्त होता है, दूतावास होते हैं, जैसे अदर अदर हर कंट्री में, वो एसएससी के थ्रू आप चाहे 10+2 से हो, चाहे ग्रेजुएशन से हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट से हो, कोई आईएफएस से ही सब कुछ नहीं जाते हैं। अगर मान लो राजदूत आईएफएस से जाते हैं तो जो उनसे नीचे पोस्ट होते हैं वो एसएससी के थ्रू ही जाते हैं। तो इन सब से के बारे में जानेंगे। और कौन कौन सी वैकेंसी किस पोस्ट, जैसे 10th पे कौन सी वैकेंसी होती है, 12th पे कौन सी वैकेंसी होती है, ग्रेजुएशन पे कौन कौन सी वैकेंसी होती है, उनकी एज क्या क्या होते हैं, इनसे संबंधित संपूर्ण बातें आज हम इस पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि एसएससी जो होता है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग, जिसका हेड ऑफिस जो दिल्ली में है। तो ये कौन कौन सी वैकेंसी निकालता है। तो सबसे पहले तो हम 10th पे कुछ वैकेंसी 10th पे भी आता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कौन सी वैकेंसी 12th पे आता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कौन सा ग्रेजुएशन पे बीए बीएससी बीकॉम आता है, कौन सा पोस्ट ग्रेजुएट पे आता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो 10th के बेस पे सबसे पहले हम जानेंगे कि एमटीएस की वैकेंसी आती है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो ये 10th बेस पे होता है। और 10th बेस पे एक वैकेंसी और आती है एसएससी जीडी, जो डिफेंस में होता है। ये एसएससी जीडी जो होता है ये भी 10th बेस पे होता है। तो दो वैकेंसी जो हमारा होता है ये 10th बेस पे होता है। इसको हम यहाँ से जान सकते हैं कि अगर आप 10th बेस पे, मतलब आपका क्वालिफिकेशन केवल 10th ही है, तो सिंपल के लिए आप मल्टीटास्किंग स्टाफ में भर सकते हैं। और वैसे जाना चाहते हैं तो आप जीडी की वैकेंसी होती है जो जीडी में जा सकते हैं। अब 10th के बाद अगर आप 10th पास होकर 12th कर लिए हैं तो 12th पे कौन कौन सी वैकेंसी आती है इसको जानेंगे। जैसे 12th पे हमारा सीएचएसएल होता है, डीओ होता है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल होता है, डीओ डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है। इसमें 12th बेस पे स्टोनो भी होता है, स्टोनो की वैकेंसी भी 12th बेस पे आती है। इसमें सार्जेंट मांगा जाता है। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भी अब एसएससी के द्वारा, पहले तो सिंपल दिल्ली पुलिस अलग होता था, लेकिन अब एसएससी ही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी करवाती है। उसके बाद आता है कि मान लो आप बीए बीएससी बीकॉम ग्रेजुएशन पे हैं तो आप एक सीजीएल की वैकेंसी आती है। सीजीएल की वैकेंसी संयुक्त स्नातक लेवल पे जो वैकेंसी होती है उसको कर सकते हैं। और एक दूसरा होता है सीपीओ, सीपीओ के द्वारा, मतलब जो दिल्ली पुलिस एसआई होता है वो सीपीओ होता है, और दो जो सिंपल होता है वो सीजीएल होता है। तो ये भी हमारा एसएससी करवाता है। अब सीजीएल में बहुत सारी वैकेंसी होती है, इसके इतने होते हैं, जैसे अच्छे अच्छे पोस्ट, जैसे सेंट्रल ब्यूरो होता है, आईबी होता है, सेक्शन ऑफिसर होता है। हम इसे अभी बता देंगे कि आपको कौन कौन सी ऐसी वैकेंसी जो सीजीएल लेवल के द्वारा आप जा सकते हैं। तो ये सब सीजीएल पे होता है। और एक होता है पोस्ट ग्रेजुएट। तो पोस्ट ग्रेजुएट पे जो हमारा होता है ट्रांसलेटर की वैकेंसी होता है। ट्रांसलेटर मतलब मान लो अगर कोई मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर जो भी, अगर हिंदी बोलते तो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे किया जाएगा, या जो इंग्लिश बोलते तो हिंदी में ट्रांसलेट कैसे किया जाएगा। तो इसकी वैकेंसी भी लगभग हर साल आती है और ये भी एसएससी ही करवाता है। तो ट्रांसलेटर की वैकेंसी हो गई। तो ये बहुत सारी वैकेंसी है जो हमारा एसएससी करवाता है। और एसएससी के थ्रू मैं फिर कह रहा हूं, आप इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जो नौकरी होती है, भारतीय सरकार विदेशों में कोई प्राइवेट ही नहीं जाते, विदेशों में नौकरी भारतीय सरकार के द्वारा सरकारी मतलब नौकरी भी विदेशों में लोग करते हैं। तो ये सब जो नौकरी अधिकतर एसएससी के द्वारा भरी जाती है। आईएफएस से जो उच्च आयुक्त होते हैं, उनसे जो नीचे लेवल पे होते हैं, वो सब एसएससी के द्वारा ही भरा जाता है। तो ये सब वैकेंसी अगर आप करना चाहते हो तो आप एसएससी की तैयारी कर सकते हैं। और एसएससी से तैयारी करके बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट होते हैं और उसमें आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये जो हमारा 10th लेवल पे होगा, ये मैंने बताया मल्टीटास्किंग 12th लेवल पर। अब इसका क्राइटेरिया क्या क्या होता है। क्वालिफिकेशन तो आपने जान लिया कि 10th 12th बीए बीएससी बीकॉम एमए एमएससी एमकॉम ये हो जाता है। इसके बाद आप जानेंगे कि इसमें और कोई क्या होता है। तो जैसे मल्टीटास्किंग जो होता है, तो मल्टीटास्किंग में क्या होता है, ये ग्रुप सी लेवल पे होता है। जैसे ग्रुप डी लेवल मान के चलिए, तो ग्रुप डी को ही सी अब कन्वर्ट कर दिया गया, तो ग्रुप सी लेवल पे मल्टीटास्किंग होता है।
और जीडी, एसएससी जीडी तो आपको पता ही होगा कि एसएससी जीडी जो सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, ये सब एसएससी जीडी के थ्रू अब जितने 5-6 होते हैं कंबाइंड करवा दिया गया है। तो अगर आप इस सेना मतलब इसमें जाना चाहते हैं तो आप एसएससी जीडी की नौकरी कर सकते हैं, मतलब पेपर देके। एक तो आप पेपर का भी तरीका मैं बता दूंगा, कितने पेपर होते हैं, कौन कौन से पेपर होते हैं। दूसरा नंबर होता है कि देखो, पेपर का तरीका ही सबसे पहले जान लीजिए कि एक पेपर तो सब में होता है। प्री जो होगा वो सब में होगा, चाहे मल्टीटास्किंग में होगा, एसएससी जीडी में होगा, चाहे 10+2 से कीजिए या ग्रेजुएशन से कीजिए या पोस्ट ग्रेजुएट से कीजिए। तो जो प्री पेपर होगा वो सबका होगा। अब जैसे मल्टीटास्किंग में प्री पेपर देके सिलेक्शन है, 12th में प्री पेपर देने के बाद दूसरा पेपर है, सीजीएल में प्री पेपर देने के बाद दूसरा पेपर है, कुछ जगह तीसरा भी पेपर है। ऐसे ट्रांसलेटर में प्री पेपर देने के बाद ट्रांसलेटर का भी अलग अलग पेपर होता है। तो ये सारी चीजें हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मल्टीटास्किंग मैंने बता दिया कि एमटीएस मतलब डायरेक्ट अगर आपने एक पेपर दे दिया उसके बाद मल्टीटास्किंग में है तो आपका वहां से सिलेक्शन हो जाएगा। जहां बात है एसएससी जीडी का, तो एसएससी जीडी आप प्री देंगे, उसके बाद आपका जो फिजिकल होगा, फिजिकल देने के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका सिलेक्शन होता है। अब आते हैं 12th लेवल पे। अब 12th लेवल पे तो मैंने बताया कि प्री पेपर तो आपका सब प्री पेपर सबके लिए होगा। तो प्री पेपर का जहां सिलेबस होगा तो जो हमारा बुक है, बुक में अगर प्ले लिस्ट में जाएंगे तो उसमें देखेंगे कि जो हम पूरा बुक से संबंधित बताए वहां पूरा सिलेबस भी डाला गया है, वहां आप सिलेबस देख सकते हैं। तो प्री पेपर तो आपका पूरा 12th लेवल पर हो जाएगा। अब इसमें होता है सीएचएसएल या डीओ, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर। यहाँ पे टाइपिंग मांगते हैं, तो टाइपिंग पहले टाइपराइटर पे होता था, अब कंप्यूटर पे होता है। तो जो भी होता है, कितना मिनट या सेकंड मांगते हैं आप उसको देख लीजिएगा। समय समय पर कभी कभी चेंज होता रहता है, 28 भी होता है, 35 भी होता है, जैसे 30 शायद हिंदी में मांगते हैं, 35 इंग्लिश में मांगते हैं। इसी तरह ये 12th लेवल पर। दूसरा होता है स्टोनो। स्टोनो क्या होता है? 60 हैंड। 60 हैंड मतलब जैसे बोलते हैं लोग तो उसको 60 भाषा में लिखना। तो ये स्टोनो की तरफ स्टोनो के द्वारा वैकेंसी भरी जाती है। तो ये तो 12th लेवल पे हो गया। तो प्री तो आपका दूसरा फर्स्ट हो गया, सेकंड नंबर पे आप इसमें टाइपिंग हो गया और इसमें हो गया 60 हैंड। तो ये दो इसमें हो गया। अब आ रहा है सीजीएल। अगर आप ग्रेजुएट हैं और अच्छे पोस्ट पे, मतलब जैसे उसमें बहुत सारा मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कितनी कितनी कौन कौन से ऐसे होते हैं वैकेंसी जिसमें आप जा सकते हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हैं पूरा दिया हुआ है, इंडियन ऑडिटर, असिस्टेंट ऑडिट, अकाउंट ऑफिसर और असिस्टेंट ऑफिसर, और उसमें हो गया असिस्टेंट हो गया, सीबीटी हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, जीएसटी इंस्पेक्टर ऑफिसर हो गया, इसमें सीबीआई हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हो गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स हो गया, इंडियन कास्ट गार्ड हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मतलब मिनिस्ट्री में भी जो वैकेंसी, मतलब बहुत सारी ऐसी पोस्ट होती है कि इसमें आप सीजीएल के थ्रू आप जा सकते हैं। और ये इंडिया के साथ साथ विदेशों में भी इसके द्वारा आप जा सकते हैं। जैसे आप जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वहां पर जो प्रेफरेंस भरवाते हैं वो आप चूज कर सकते हैं, इंडिया में भी भर सकते हैं, विदेश में भी भर सकते हैं, वो आपके ऊपर होता है। तो ये सीजीएल के लेवल पे मैं बता रहा हूँ कि इसमें बहुत सारी वैकेंसियां होती हैं, इसको आप देख सकते हैं। और दूसरा होता है सीपीओ। तो सीपीओ दिल्ली पुलिस एसआई होता है। दिल्ली पुलिस एसआई दिल्ली के लिए होता है, प्लस और भी इसके द्वारा भी बहुत सारी वैकेंसी होती है जो भरी जाती है, मतलब अच्छे अच्छे पोस्ट जो होते हैं वो भी सीजीएल के थ्रू होते हैं। अब उसके बाद आता है जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर। तो ट्रांसलेटर की वैकेंसी होती है, ये कन्वर्ट, भाषा कन्वर्ट, जैसे हिंदी से इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के हिंदी के लिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट, जिस सब्जेक्ट से आपका पोस्ट ग्रेजुएट है उस सब्जेक्ट से आप जाके इस पे भर के और क्वालिफाई कर सकते हैं। अब क्वालिफिकेशन के बाद आता है हमारा एज। एज क्या क्या होता है? तो देखिए मैक्सिमम एज तो मैं यही बता दूंगा कि मैक्सिमम एज जो हमारा होता है ये 18 से 27 होता है। जो काफी सारे पोस्टों के लिए जो हमारा 18 से 27 होता है। कुछ पोस्ट इसमें ऐसा भी होता है जो कम भी होता है, मतलब एज कम भी होता है। कुछ पोस्ट ऐसा भी होता है जिसकी एज ज्यादा है। एसएससी जीडी होता है तो इसका 18 से 23 होता है, ये 18 से 23 होता है। वैसे मैक्सिमम तो मैंने 18 से 27 बता ही दिया। अब सीएचएसएल, इसमें भी 18 से 27 मैंने बता ही दिया। जैसे दिल्ली पुलिस होता है तो ये 18 से 25 होता है, ये देख सकते हैं। अब आता है सीजीएल लेवल पे। तो सीजीएल लेवल पे 18 से 27 तो मैंने बता ही दिया। कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं सीजीएल लेवल पे जिसका 18 से 30 होता है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिसका 18 से 32 भी होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोस्ट होते हैं। इसमें 2 पेपर के साथ साथ 3 पेपर होता है। पहले में तो एक मैंने बता दिया कंबाइंड जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये कंबाइंड हो गया।
करंट भी उसी में होगा। सेकंड लेवल पे अगर आप सीजीएल में है तो आपका मैथ और इंग्लिश 2 ही होता है, जबकि सीपीयू में केवल इंग्लिश होता है। और यही चीज अगर आप थर्ड लेवल पे कुछ जैसे स्टेटिक्स हो गया, स्टेटिक्स का पेपर अलग होगा, मतलब बहुत सारे पोस्ट है जिनका कुछ पेपर ऐसा होता है जो थर्ड मतलब तीसरा होता है। इसमें भी 1-2 पोस्ट ऐसा होता है जो टाइपिंग में होता है, तो 2 क्वालिफाई करने के बाद भी टाइपिंग कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे ये सब पोस्ट होता है। तो जितने मैंने बता दिया कि कुछ है जिसके मैक्सिमम तो आपका 18 से 27 होगा, कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें 18 से 30 भी कर सकते हो, कुछ पोस्ट ऐसे जिसमें 18 से 32 भी कर सकते हैं, 32 भी है एज। तो वो क्वालिफिकेशन आप समय पे जब आपका होगा तो आप उस समय देख सकते हैं कि आप कौन से पोस्ट पे भरना चाहते हैं, कौन से पोस्ट पे आप जाना चाहते हैं, आपका क्वालिफिकेशन क्या क्या है, तो आप उस पे जाके कर सकते हैं। ऐसे ट्रांसलेटर का भी है, भी जाके आप देख सकते हैं, और अगर आप भरना चाहें तो इस पोस्ट को भर सकते हैं। हमारा बताने का सबसे पहला उद्देश्य, मेन उद्देश्य ये है कि जैसे बहुत लोग तैयारी करते हैं और तैयारी करने के बाद वो जान नहीं पाते कि एसएससी क्या होता है। जब तक वो जान पाए कि एसएससी क्या होता है, पूरी तरह समझे, तब तक पता लगता है उनका एज निकल जाता है, या आप वो तैयारी करते करते जब तक वो तैयारी करते हैं तब तक उनका कंपटीशन और हाई लेवल पे हो जाता है। तो इसीलिए बताने का उद्देश्य है कि अगर आप 10th लेवल पे हैं या 12th लेवल पे हैं, या आप तैयारी कर रहे हैं, आप या आप वैसे किसी पोस्ट पे हैं, अगर आप अपने बच्चे को या भाई को तैयारी करवाना चाहते हैं, वो छोटा है, तो आपको शुरू से गाइडेंस कर सकते हैं, उसको शुरू से गाइड कर सकते हैं। और गाइड करने के बाद आप उसको बता सकते हैं कि अगर आप इस पोस्ट पे नौकरी करना चाहते हैं तो आप ऐसे तैयारी कीजिए। उसके तैयारी के लिए बुक कौन कौन सा पढ़ना पड़ेगा, कहाँ से पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, तो ये हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। बेसिक के लिए कौन सी तैयारी करना है, एसएससी के लिए अगर आपका बेसिक क्लियर है तो एसएससी के लिए कौन कौन से अच्छी अच्छी बुक आती हैं, ये आप उस पर जाके देख सकते हैं। और आप आने वाले जो बच्चे हैं उनको आप गाइडेंस कर सकते हैं, चाहे वो पुलिस में जाना चाहे, चाहे 10+2 में जाना चाहे, चाहे सीजीएल पे जाना चाहे, चाहे ट्रांसलेटर पे जाना चाहे। अब जैसे स्टोनो होता है तो स्टोनो की भी तैयारी करवा सकते हैं, अच्छी पोस्ट होती है। जैसे प्री होता है कॉमन, उसके बाद क्या होता है कि उसमें कुछ ऐसा भी होता है जिसमें इंग्लिश ही नहीं आता है, मैथ नहीं आता है, एक जगह ऐसा भी मैथ नहीं आता, तो ये सब करके आप स्टोनो में जाके सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इस सबसे संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने एसएससी के थ्रू एसएससी का दिया आपको। और ऐसे ही और भी वैकेंसी के लिए और भी पोस्ट के लिए, जैसे टीचर बनने के लिए, बैंक में जाने के लिए, रेलवे में जाने के लिए, आने वाले दिनों में मेरा प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो सब कुछ आपको मिलता रहेगा, आप वहां से देख सकते हैं। और आप खुद नहीं, आप और भी आने वाली पीढ़ी जो बच्चे होते हैं उनको दिखाइए, जिससे उनको पता चले कि अगर हमें नौकरी करना है, जैसे बहुत लोग ये जानते हैं कि मुझे विदेश में नौकरी करने के लिए प्राइवेट के थ्रू, किसी एजेंसी के थ्रू ही होता है, ऐसा नहीं होता है। आप एसएससी के थ्रू भी विदेश में जाके नौकरी कर सकते हैं। जैसे आप समझिए कि अगर मान लो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर अगर किसी अदर मतलब दूसरे देश में जाते हैं, तो आपको पता है कि पूरा उनका देखरेख कौन करता है, पूरे जैसे मान लो अमेरिका के, तो अमेरिका वाले थोड़ी देखरेख करते हैं, उनको तो 1 घंटे का जो टाइम होगा वो देखरेख करेंगे। बाकी जो उनका देखरेख करेगा, उनका निश्चित कब आएंगे, कहाँ आएंगे, किससे मिलेंगे, कैसे खाएंगे, क्या, वो सब इंडिया के लोग करते हैं। और वो कौन करता है, दूतावास में जो होते हैं। और वो दूतावास में कौन होते हैं, सब एसएससी के थ्रू जाते हैं, वही जाके वो पूरा व्यवस्था करते हैं। हमारे विदेश में कौन कौन लोग रहते हैं, कहाँ रहते हैं, ये सब पूरा दूतावास के पास डाटा मतलब निश्चित होता है। तो ये सब कौन करता है, ये हमारे इंडिया के लोग करते हैं। और इंडिया के लोग का सिलेक्शन कैसे होता है, ये सब एसएससी के थ्रू, मैक्सिमम सिलेक्शन आपका एसएससी के थ्रू होता है। जो राजदूत होते हैं उनका आईएफएस या प्रमोशन से होता है, लेकिन उनसे बहुत छोटे छोटे पोस्ट, उनसे जो कम पोस्ट पे होता है, वो सब सिलेक्शन आपका मैक्सिमम सिलेक्शन एसएससी के द्वारा होता है। और ये सब एसएससी के द्वारा आप पढ़ के सिलेक्शन लेके आप अच्छे अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं। अगर आपका एज निकल गया है या आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आने वाले आपके छोटा भाई होगा, बच्चा होगा, या दूसरे को भी गाइड करके आप, या मेरा वीडियो आप वीडियो को दिखा के आप उसको पूरा गाइड कर सकते हैं। और इनसे संबंधित और भी कोई जानकारी या कोई दिक्कत होता है, किसी वैकेंसी से संबंधित, किसी बुक से संबंधित या किसी तैयारी से संबंधित, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप कमेंट कीजिए। वहां पे जो भी होगा, जितना भी हो सकेगा, मैं पूरा वैकेंसी से संबंधित गाइड करूंगा, किसके लिए क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से फॉर्म भरना चाहिए, कैसे भरना चाहिए, सब कुछ समय समय पर मैं उसको गाइड करता रहूंगा। और भी कोई एसएससी के थ्रू भी किसी और पोस्ट पे कोई दिक्कत होती है तो आप वहां जाके हमारे प्लेलिस्ट में कमेंट कीजिए। और बुक से संबंधित, किसी फार्म से संबंधित या सब कुछ संबंधित कोई भी दिक्कत है, पढ़ाई से संबंधित कोई भी दिक्कत होता है, तो मैं आपको पूरी तरह जितना भी हो सकेगा यहाँ से गाइड करूंगा।